जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, वो पैसा से सिर्फ आप फैक्ट्री लगाकर वो पैसा से यहाँ स्कूली शिक्षा में अलग तरह से आप ऐसा स्कूल खोल दीजिए इसमें गरीब का बच्चा पढ़े। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पैसा ले लो, तब प्रशांत किशोर से ज्यादा अभी मांगनी विधानसभा में कोई पैसा नहीं दे रहा है। कि विदेशी आक्रमण से भारत को गुलाम बनाया गया था, तो मैं समझता हूं कि यहाँ दलित और मुस्लिमों को भी प्रशांत किशोर पैसा के लालच में यहाँ के दलित और मुस्लिम को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कि मामूंगा जैसा छोटा सा विधानसभा में इनकी डेली 100 गाड़ी चलती है और ये लोकल लोग यहाँ मामूंगा विधानसभा में इनकी गाड़ी में कोई नहीं मिलेगा। सब यूपी के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, देश के कोने कोने से लोग हैं। मेरा नाम अर्जुन, आप देख रहे हैं गया दस्तक। अभी बिहार में 4 विधानसभा पर चुनाव है और हमारा मौजूदगी अभी इमामगंज विधानसभा में है। इमामगंज विधानसभा में 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। आरजेडी से रोशन मांझी को उतारा गया है, जबकि हम पार्टी एनडीए दल से दीपा मांझी को उतारा गया है। और एक नया पार्टी आया है जन स्वराज, उसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं हमारे पास। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ जी। अरविंद सर हैं जो कि क्या कुछ बोलते हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। नया पार्टी आया है जन स्वराज, क्या कहिएगा? जनसुराज का तो 2 अक्टूबर का गठन हुआ है और जनसुराज वो पार्टी है जो दलितों और मुस्लिमों के लिए सही पार्टी नहीं है और बीजेपी का बी टीम है। अगर हाँ बी टीम हम इसलिए कहेंगे कि जो प्रशांत किशोर 2014 में प्रधानमंत्री के सलाहकार थे और यही प्रशांत किशोर ने सलाहकार के रूप में लिखित एक बीजेपी को एजेंडा दिया था। एजेंडा क्या था कि विदेशों से काला धन लाया जाएगा और सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया जाएगा और 2 करोड़ हर साल प्रत्येक युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं अर्जुन जी कि भारत की स्थिति छुप नहीं है आपसे या किसी से छुप नहीं है। ये प्रशांत किशोर वो एजेंडा को पूरा नहीं कर पाए जो प्रधानमंत्री को एजेंडा दिया था 2014 में, और उस वक्त से लोग कितना बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार है, देश की स्थिति बदहाल है। लेकिन उसी के तर्ज पर जब बिहार में राजनीति करने के लिए आए हैं तो आप जाके प्रशांत किशोर जी से पूछिएगा कि आपके पास इतना रुपया कहाँ से आ रहा है और ये रुपया जो आ रहा है इस रुपया से आप पहले फैक्ट्री क्यों नहीं लगा देते हैं लोग के लिए। हाँ, लोग के लिए शिक्षा की व्यवस्था काहे नहीं कर देते हैं। उसके बाद जिसका बच्चा शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएगा, जिसके पिताजी का जिस युवा को रोजगार लग जाएगा, बिना मांगे हुए आपको वोट मिल जाएगा, उसके बाद आप चुनाव लड़िए। जी, यानी कहने का मतलब है कि पहले आप फैक्ट्री बैठाइए बिहार में, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं उसी पर आप समझ सकते हैं कि मामूंगा जैसा छोटा सा विधानसभा में इनकी डेली 100 गाड़ी चलती है और ये लोकल लोग यहाँ मामूंगा विधानसभा में इनकी गाड़ी में कोई नहीं मिलेगा। सब यूपी के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, देश के कोने कोने से लोग हैं जो या विदेश, जिस तरह से आपको कहा जा सकता है कि विदेशी आक्रमण से भारत को गुलाम बनाया गया था। तो मैं समझता हूं कि यहाँ दलित और मुस्लिमों को भी प्रशांत किशोर पैसा के लालच में यहाँ के दलित और मुस्लिम को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर कोई पैसा देता है तो पैसा ले लो, सही जगह वोट डालो, क्या कहिएगा? सबसे पहले बात ये समझिए कि जो व्यक्ति दोषी है, जो व्यक्ति दोषी का साथी है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो व्यक्ति हितैषी हो सकता है समाज के लिए। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पैसा ले लो, तब प्रशांत किशोर से ज्यादा अभी मामूंगा विधानसभा में कोई पैसा नहीं दे रहा है, जो सच्चाई है। अच्छा। प्रशांत किशोर से ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। आप जैसे प्रशांत किशोर का मुद्दा है कि भारत अगर अपने बच्चों को शिक्षा का बेहतर शिक्षा को लाना है तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को वोट दीजिए, उनका कहना ही ना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं आप प्रचार प्रसार में, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, वो पैसा से सिर्फ आप फैक्ट्री लगाकर वो पैसा से यहाँ स्कूली शिक्षा में अलग तरह से आप ऐसा स्कूल खोल दीजिए इसमें गरीब का बच्चा पढ़े। बात सही है। आप ऐसा इमामगंज विधानसभा में 10 जगह, अब जैसे आप छकरबंदा जाके बोल रहे थे तो छकरबंदा में आप ऐसा, वहाँ छकरबंदा में भी टावर की समस्या है, आप अपने पैसों से टावर की व्यवस्था कर दीजिए। आप अपने पैसों से वहाँ 10 गो ऐसा मोड़े मोड़े स्कूल खोल दीजिए जिसमें गरीब का बच्चा निःशुल्क पढ़े। और उस जो पैसा आप लोगों को वोट लेने में दिग्भ्रमित करने में लोगों को जो लगाए हुए हैं वो पैसा से आप अच्छा शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए। अगर मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा तो मैं समझता हूँ कि प्रशांत किशोर को वोट मांगने की जरूरत 2025 में नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि अगर हम हार भी जाएंगे तो छकरबंदा में टावर बैठाएंगे। देखिए, सच्चाई है। प्रशांत किशोर बहुत कुछ बोले। प्रशांत किशोर मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री थे उमा भारती जो 5वीं फेल है, उनके बारे में प्रशांत किशोर बोले।
तो प्रशांत किशोर पांडे हैं। और इस बात को समझिए कि अगर मैं दलित हूं, अगर मैं अच्छा काम करूंगा समाज के लिए तो मैं दलित का नेता हो जाऊंगा। इसलिए मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर अगर पांडे हैं तो वो ब्राह्मण का नेता क्यों नहीं है, वो दलित का नेता बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। और वो समझिए कि स्वर्ण स्वर्ण वो ब्राह्मण समाज जो सदियों से दलित को सताया है, मैं समझता हूं कि आज भी वो सताएंगे। जी, तो क्या लगता है कि इस बार जो प्रशांत किशोर अपना जो एजेंडा ले घूम रहे हैं इमामगंज विधानसभा में? प्रशांत किशोर का एजेंडा ये है, सत्ता में आना नहीं है। प्रशांत किशोर का एजेंडा ये है कि जो उनको बीजेपी का बी टीम बनाया गया है वो दलित और मुस्लिमों का वोट तोड़कर बीजेपी को 2025 में सत्ता में मुख्य रूप से लाने के लिए यहाँ पे जनसुराज का गठन किया गया है। जनसुराज का गठन इसलिए नहीं किया गया है कि बिहार की स्थिति सुधरे। तो क्या लगता है कि जनसुराज का जो प्रशांत किशोर हैं, हाँ, क्या लगता है कि 2025 से आते आते एनडीए में ज्वाइन हो जाएगा? नहीं, अब इनका क्या भविष्य है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल जो सोच है, अगर ये शिक्षा की बात करते हैं, अगर ये रोजगार की बात करते हैं तो पहले शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था कर दें। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास उतना अवेलेबल पैसा है जिससे सारी व्यवस्था को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी, उतना पैसा है? उतना पैसा इनके पास है। इससे पैसा आता कहाँ से है? जैसे आप उनसे जाकर सवाल पूछिए, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहिए कि सर आपका इतना पैसा कहाँ से आता है जो इमामगंज विधानसभा में डेली 100 गाड़ी चल रहा है और उस गाड़ी में मात्र एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उस एक एक व्यक्ति के पीछे आप डेली 5,000 रुपये पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पैसा आप कहाँ से ला रहे हैं। अगर ये पैसा शिक्षा पे खर्च कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि इमामगंज विधानसभा का एक एक गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद मतलब कि हम यहाँ रोजगार दे देंगे और ये सारे ये आप उनसे जाके पूछिए अर्जुन जी और क्लियर कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। सत्ता में आने के बाद वही करेंगे जो आज नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद कर रहे हैं भारत में। जी, शोषण कर रहे हैं। शोषण कर रहे हैं धर्म के नाम पर वोट। बिल्कुल जी, तो क्या कहिएगा जैसे न ये बोलते हैं कि धर्म के नाम पर हम वोट नहीं ले रहे हैं, हम जनता के राज के लिए, जनता के राज के लिए हम वोट मांग रहे हैं। मैं आपको एक बात में क्लियर कर दिया कि जिस प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे हैं, जहाँ से इनकी उपज है, जहाँ से आए हैं और जो इनकी सोच है, मैं नहीं समझता हूँ कि इनकी सोच से बिहार खुशहाल होगा। अगर खुशहाल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक कतई नहीं खुशहाल होगा। इसलिए खुशहाल नहीं होगा कि जो हाल आज देश की है, जो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार युवाओं को कहा, वो क्या मिला है? ये सवाल तो प्रशांत किशोर जी से नहीं किए कि प्रशांत किशोर जी आप ही के सलाहकार में नियम बना था, आप ही के सलाहकार में आप आगाज किए थे 2014 में कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया जाएगा, समझे कि नहीं, जो मोदी जी बोलते थे हर मंच से, समझे कि नहीं। ये बात उनसे आपको जाके पूछना चाहिए कि क्या शिक्षा रियल में धरती पे उतरेगा, क्या रोजगार रियल में धरती पे उतरेगा। जी, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि इमामगंज विधानसभा में मुख्य जो मुद्दा है क्या रहे? देखिए, इमामगंज विधानसभा में मुख्य मुद्दा ये है कि इमामगंज विधानसभा में आज लगातार 9 साल से मांझी जी को हम लोग जिताते आए हैं और अथक प्रयास करके हम लोगों ने 2 बार जिताया। लेकिन मांझी जी जिस तरह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना के बीजेपी वालों ने और SC/ST एक्ट पर जो 2018 में जो छेड़छाड़ किया, तो मैं समझता हूं कि मांझी जी को भी अपने गोद में लेके बीजेपी वाले आकर के बकर बकवा रहे हैं, जिसमें मांझी जी बोल रहे हैं कि आज आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और मांझी जी जिस के मंत्री अभी फिलहाल हैं केंद्र में, जैसे लघु उद्योग के मंत्री हैं, तो मांझी जी की बस की बात है। मांझी जी का बेटा सुमन कुमार आज बिहार सरकार में लगातार मंत्री है, समझे कि नहीं, 10 सालों से, लेकिन बीच बीच में न रहे, पार्टी हटे थी गठबंधन टूटने के बाद, लेकिन लगातार हैं। तो मैं समझता हूं कि 9 साल से लगातार हैं। तो ऐसा कोई कोई उद्योग बता दीजिए इमामगंज में जो मांझी जी और मांझी जी के बेटे ने मिलकर लगाया है, जो उनके बस की बात है, जो बस की बात, हाँ, जो उनकी बस की बात है। जी, क्या लगता है इस बार लोग बोल रहे हैं कि परिवारवाद और परिवारवाद के जो निशान साध रहे हैं बार बार? देखिए, परिवारवाद बिहार की तमाम पार्टियां हैं। परिवारवाद पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा विकास के मुद्दे पर। अगर आप 9 साल में विकास किए हुए रहते तो परिवारवाद भी आपका जीत का कारण बनता, और अगर विकास नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो बहुत सा गाँव में हम गए हैं तो मांझी समुदाय के लिए आज तक कोई विकास नहीं। पर अगर आप 9 साल में विकास किए हुए रहते तो परिवारवाद भी आपका जीत का कारण बनता, और अगर विकास नहीं है तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो बहुत सा गाँव में हम गए हैं तो मांझी समुदाय के लिए आज तक कोई विकास नहीं। देखिए, कोई समाज के लिए वो विकास नहीं किया, वो सिर्फ विकास अपना किए हैं। आज मांझी का, इमामगंज विधानसभा का कोई मांझी का बेटा मैं नहीं समझता हूँ कि उतना अरबपति या उतना करोड़पति हो गया होगा जितने उनके बेटा हैं। जैसे बाबा अभी बात कर लिया जाए
तो लघु उद्योग के जो मंत्री हैं, लेकिन लघु उद्योग इमामगंज में नहीं लगा, इमामगंज विधानसभा में नहीं लगा। मांझी जी के बेटा बोलते हैं सुमन कुमार की इमामगंज मेरी माँ है। तो माँ का मतलब क्या होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माँ का मतलब क्या होता है। माँ का मतलब ही नहीं होता कि यहाँ के लोग तड़पें। अगर इमामगंज को माँ माने हैं आप, तो इमामगंज का विकास ही आपकी माँ कहलाएगी। लेकिन अगर इमामगंज में आपका विकास नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप भी जुमलेबाजी की तरह बात कर रहे हैं। जी।